दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। आगामी जो भी छात्र एवं छात्राओं का एग्ज़ाम होंगे तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम टोटल 150 MCQ लाए हैं सिर्फ MS एक्सेल से, और इसी तरह से जो है क्वेश्चन अभी तक में रिपीट किया गया है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हैं तो 10 से 12 नंबर फिक्स है आगामी जो भी छात्र एवं छात्राएँ एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब बाकी इस चैनल से जो भी छात्र अभी तक जुड़े थे तो काफ़ी बेनिफिट मिला है एग्ज़ाम दे के जैसे ही आए हैं, और बाकी जो छात्र कोर्स लिए थे तो उसका 100% जो है सफलता की गारंटी था। और जैसे ही मतलब एग्ज़ाम हॉल से निकला है तो हमें कांटेक्ट किया, और सभी छात्रों का कहना था कि जो भी क्वेश्चन आपके द्वारा प्रोवाइड किया गया था वही क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है। ठीक है, तो बाकी आगे जो भी छात्र एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको पिछले वीडियो में भी काफ़ी सारे जानकारी दिए होंगे कि MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जो भी छात्र को क्लियर है तो पास नंबर जो है इन्हीं से आ जाएंगे। ठीक है, बाकी MS एक्सेल से देखेंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अब की बार रिपीट किया जा रहा है। 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ MS एक्सेल से रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, आज की इस वीडियो में जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है 150 MS एक्सेल का, सिर्फ वही क्वेश्चन का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए और क्वेश्चन का अटेम्प्ट जरूर करेंगे जो भी छात्र आगामी एग्ज़ाम देने वाली है। बाकी जो भी छात्र पढ़ने वाले नहीं होंगे तो उसके लिए हम क्या बता सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी छात्र सीरियस है एग्ज़ाम को लेकर इस 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कर लेंगे। 10 से 12 नंबर आपके एग्ज़ाम में फिक्स रहने वाले हैं इसी वीडियो से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब बाकी जो भी छात्रों को अभी समय है एग्ज़ाम का तो आप क्रैश कोर्स भी लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, आप हमें व्हाट्सअप कर लेंगे। जो क्वेश्चन मिलेगा वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं 100% गारंटी के साथ। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हुआ है तो आपके लिए सहूलियत होंगे प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि कंट्रोल शिफ्ट और @ तो कंट्रोल शिफ्ट और @ का प्रयोग हम क्यों करते हैं MS एक्सेल में, तो इसलिए हम प्रयोग करते हैं नंबर जो भी है आपके MS एक्सेल में टाइप उसको टाइम में वो कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए 20/7/2024 है तो यहाँ पे समझ सकते हैं ये मतलब इसका टाइम जो भी होगा ये कन्वर्ट करके दे देगा। तो 12/5/17 और 3/20 तो मतलब ये आपको 8:07 2024 है, 8:07 ये कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो इतना समझ सकते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट और @ का जो प्रयोग करते हैं टाइम फॉर्मेट को बदलने के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे सेकंड में जानकारी देना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस का प्रयोग क्यों करते हैं MS एक्सेल में। तो यहाँ देखेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट करते हैं तो वो सिर्फ रॉ सेलेक्ट होता है। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस करेंगे तो आपका पूरा वर्कशीट जो है ये सेलेक्ट हो जाएंगे, ये आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। बाकी थर्ड में काफ़ी आसान क्वेश्चन है अल्ट इक्वल टू मतलब ऑटो सम के लिए हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में जानकारी देना है अल्ट इंटर का प्रयोग करते हैं तो सेल के अंदर जो है एक लाइन ब्रेक करने के लिए करते हैं। जैसे कोई एक सेल है और उसके अंदर जो है एक और लाइन इंसर्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए अल्ट इंटर दबाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आपको जानकारी देना है अल्ट प्लस F1 का प्रयोग करते हैं तो अल्ट F1 से इंसर्ट चार्ट कर सकते हैं वो MS एक्सेल में। ठीक है, वो टोटल प्रश्न MS एक्सेल का है तो ये आप कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जानकारी देना है अल्ट F2 का प्रयोग करते हैं तो वो सेव एज के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्ट F ये काफ़ी आसान प्रश्न है, माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हम अल्ट F शॉर्टकट कुंजी दबाते हैं। उसके बाद आगे जानकारी देना है कि अल्ट शिफ्ट और इंटर का प्रयोग करते हैं तो इंसर्ट सीट के लिए। तो यहाँ देखेंगे अल्ट शिफ्ट और इंटर, तो अल्ट शिफ्ट और इंटर से मतलब जो नया सीट है ये इंसर्ट नहीं होता है, उसके लिए अल्ट शिफ्ट और F1 दबाना पड़ता है, और एक होता है शिफ्ट के साथ F11। ठीक है, तो ये गलत है, ये नहीं होता है। ठीक है, इसको आप कट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके ऊपर हम यहाँ पे चलते हैं और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करेंगे जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं। टोटल 150 प्रश्न है और सभी का सॉल्यूशन प्लस आंसर दोनों है, इसको अटेम्प्ट जरूर करेंगे। और यही प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और यही क्वेश्चन जो है अभी तक में रिपीट किया गया है, तो इसको अटेम्प्ट जरूर करेंगे और महत्वपूर्ण समझेंगे जो भी छात्र को अभी आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फंक्शन MS एक्सेल परिणाम क्या होगा।
ओड है और 343.2 है। तो ओड और इवन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा। ओड का मतलब हो गया जो आगे की संख्या पूरा नहीं कटता हो, और इवन का मतलब हो गया आगे की संख्या जो पूरा कटता हो। तो ओड का मतलब हो गया जो पूरा नहीं कटता, और इवन का मतलब हो गया जो पूरा कटता हो। ठीक है, तो मतलब समझ सकते हैं ओड का मतलब हो गया कि हम किसी संख्या को भाग दें तो वो पूरा नहीं कटना चाहिए, ऐसा संख्या आगे का निकाल के देना चाहिए। और इवन का मतलब हो गया कि आगे की ऐसी संख्या हो जो पूरा कटता हो भाग देने पे। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए ओड है 343.2 है, जिसका राइट आंसर डी हो जाएंगे 345 हो जाएंगे। आगे की जो संख्या है मतलब जो पूरा नहीं कटता हो वो आगे के निकाल के दे देगा। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकेंड में आपको जानकारी देना है, किसी सेल में मौजूदा डाटा इंटर करने के लिए किसे प्रेस करना चाहिए। तो यहाँ देखिए इंटर किसी सेल में मौजूद डेट, यहाँ पर देखेंगे किसी मौजूद सेल में डेट इंसर्ट करने के लिए तो यहाँ पे कंट्रोल सेमीकोलन दबाते हैं। ठीक है, और टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन दबाते हैं। तो ये दोनों बात को आप ध्यान में रखेंगे। बाकी जो भी छात्र मतलब हाई लेवल की तैयारी किए होंगे तो उसके लिए काफ़ी परफेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। ठीक है, थर्ड में यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में कॉलम की कुल संख्या कितना होता है। तो कॉलम जो होता है 16,384 होता है, और रॉ 10,48,576 होता है। और MS एक्सेल में और फॉन्ट का सबसे अधिकतम संख्या जो होता है मतलब फॉन्ट का अधिकतम आकार जो होता है वो 4 से 9 तक होता है। ठीक है, ये 16,384 कॉलम हो गया, 10,48,576 रॉ हो गया, और 4 से 9 जो होता है ये फॉन्ट अधिकतम साइज होता है। ठीक है, MS एक्सेल में अधिकतम फॉन्ट साइज 409 ले सकते हैं। उसके बाद फोर्थ में आपको जानकारी देना है कि एक्सेल सीट में A1 से लेकर A5 क्या दर्शाएंगे। तो A1 से लेकर A5 का रेंज जो होगा A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद 5 में आपको जानकारी देना है कि एक्सेल में सेट ऑफ कैरेक्टर जिसमें एक अक्षर एक हाइफन होता है, स्पेस होता है, उसे डैश माना जाता है। तो वो फार्मूला होता है, हाइफन स्पेस और कॉमा जो लगाते हैं वो फार्मूला में लगाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 6 में आपको जानकारी देना है निम्नलिखित एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए सम है, इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लेंगे या यहाँ पे समझ सकते हैं। सबसे पहला भागा क्रिया करेंगे, उसके बाद जो माइनस है उसको घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए सम है 8/4 है, तो 4 से भागा देंगे 8 में तो 2 हो जाएंगे, और 2 को फिर से 2 से भागा देंगे तो शेषफल 1 हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इस साइड देख लेंगे क्या प्रक्रिया है। तो मतलब 1 और 8 एक 9 हो जाएंगे टोटल। इसका सॉल्यूशन आप लोग करके देख लेंगे प्रैक्टिकल। चलिए उसके बाद 7 में आपको जानकारी देना है कि 12वीं रॉ तथा 5वें कॉलम का एड्रेस क्या होगा। तो यहाँ पे समझ सकते हैं रॉ और कॉलम के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो यहाँ पे समझ सकते हैं इसका सबसे पहला जो सेल एड्रेस होगा इसका सबसे पहला A1 होता है। तो ठीक है, पहले कॉलम होता है उसके बाद रॉ होता है। तो 12वीं रॉ बोला जा रहा है और उसके बाद 5वीं कॉलम बोला जा रहा है। ठीक है, तो कॉलम को हमको लेके नहीं चलना है, कॉलम और रॉ को मिलकर एक सेल बनता है। ठीक है, तो इसका ई मतलब 12 हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 8 में आपको जानकारी देना है डैश सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की पंक्ति और कॉलमों का परिकलन कर देता है। तो यहाँ देखिए जो डाटा और पंक्ति रॉ और कॉलम की जब चर्चा होंगे तो वो स्प्रेडशीट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, 9 में आपको जानकारी देना है कि कॉलम की लेवल शुरुआत होती है। तो कॉलम का जो लेवल शुरुआत होता है ABCD से होता है, और रॉ की जो शुरुआत होता है 1 2 3 से होता है। ठीक है, तो कॉलम का हो जाएंगे A हो जाएंगे। A1 नहीं मार देना है क्योंकि यहाँ पे लेवल पूछा जा रहा है, अगर सेल एड्रेस पूछता है तो वहाँ पे A1 होता है। तो ये सब बात को ध्यान में रखना है। 10 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल के आरंभ में स्क्रीन पे जो आयताकार सीट दिखाई देता है उसे हम यहाँ पे देखिए MS एक्सेल के आरंभ में स्क्रीन पे जो आयताकार मतलब इस तरह से आयताकार सीट दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, तो सेल एड्रेस बोलते हैं। वर्कशीट नहीं मारना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि MS एक्सेल के आरंभ स्क्रीन पे जो आयताकार सीट दिखाई देता है। ठीक है, तो सीट यहाँ पे डायरेक्ट सीटे के बात हो रहा है। ठीक है, और सीट में जो मतलब इस तरह से सेल जो दिखाई देता है आयताकार के समूह में इसे हम रॉ एवं कॉलम बोलते हैं। ठीक है, और रॉ और कॉलम मिलाकर के एक सेल बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, उसे हम सेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए 11 में आपको जानकारी देना है कि एक्सेल सेल में टेक्स्ट की बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो MS एक्सेल में टेक्स्ट जो लिखते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, और नंबर जो 1 2 3 ऐसे करेंगे तो वो राइट अलाइनमेंट होता है। ये आप गौर करके देख लेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे टेक्स्ट पूछा जा रहा है तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएंगे। 12 में आपको जानकारी देना है कि सब टोटल कमांड के साथ
प्रयुक्त मोस्ट कॉमन सब टोटल डैश डैश फंक्शन है जिसे प्रत्येक बार कंट्रोल फील्ड के बदलने में एक्सेल एक योग डिस्प्ले करता है। तो यहाँ देखिए सब टोटल के लिए हम ऑटो सम करते हैं, ठीक है, और किसी चीज़ को जोड़ने के लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। तो राइट आंसर इसका जो है बी नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 13 में आपको जानकारी है कि MS एक्सेल 2016 वर्कबुक का एक्सटेंशन नाम क्या होगा। तो देखिए 2010 का पूछा जा रहा है या 2007 होंगे या अभी जितना भी लेटेस्ट वर्जन है सभी में एक्स लग जाएंगे, सभी में जो है एक्स लग जाएंगे, ठीक है, .XL एक्स हो जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे। 2003 का जितना भी पहले का वर्जन है .XL एक्स हो जाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। .XLS हो जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, .XLS हो जाएंगे। बाकी अभी का जितने भी नया वर्जन है उसमें एक्स लग जाएंगे, ठीक है। ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे आपको जानकारी देना है कि एक्सेल में किस विकल्प से जो है चार्ट क्रिएट किए जाती है। तो चार्ट विजार्ट से करते हैं। एक्सेल में किस विकल्प से, ये नहीं पूछा जाए किस मेन्यू से या किस ग्रुप से पूछा जाएंगे, ये नहीं बताया जा रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जाती है। तो चार्ट विजार्ट होता है, उससे आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 15 में आपको जानकारी देना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन के द्वारा एक्सेल में करेंट डेट इंसर्ट करते हैं। डेट की बात हो रहा है तो टू डे करेंगे तो आपका जो करेंट डेट है वो इंसर्ट हो जाएंगे। बाकी डेट एवं टाइम दोनों रहेगा तो 9 फंक्शन उसके लिए हम लगाते हैं, ठीक है। चलिए 16 में आपको जानकारी देना है कि एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइल के रूप में स्टोर करता है। तो यहाँ देखिए एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइल के रूप में स्टोर करता है। तो मतलब जब भी आप फाइल को सेव करते हैं तो वो वर्कबुक के नाम से सेव होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जब तक उसे नाम नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्कबुक के नाम से सेव होता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। एक्सेल फाइल को हम वर्कबुक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद 17 में आपको जानकारी देना है कि संख्याओं और सांख्यिकी की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो यहाँ देखिए संख्या जो भी गणनाएँ करने के लिए होता है मतलब कैलकुलेशन के लिए वो स्प्रेडशीट का हम सहारा लेते हैं, ठीक है। बाकी वर्ड से जितने भी काम होते हैं वो MS वर्ड में हम करते हैं, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएंगे, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। 18 में आपको जानकारी देना है कि एक्टिव सेल में यहाँ देखेंगे कि MS एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। तो एक्टिव सेल में जो भी कंटेंट है कुछ भी लिखा हुआ है तो वो फार्मूला बार में शो होगा। बाकी एक्टिव सेल जो होता है वो नेम बॉक्स में शो होता है। तो ये दोनों बात को ध्यान में रखेंगे। एक्टिव सेल का जो सेल एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है। बाकी सेल में जो भी कंटेंट है वो जो शो होता है वो फार्मूला बार में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट, तो जो कंटेंट होगा वो फार्मूला बार में शो होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 19 में आपको जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौथी रॉ और 5वें कॉलम के मिलान वाले सेल का क्या होगा। तो आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है सबसे पहले, तो चौथी रॉ, ठीक है, तो मतलब इसका रॉ जो है चौथा हो जाएंगे और कॉलम 5वां पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, तो कॉलम आता है, ठीक है। उसके बाद रॉ कितना पूछा जा रहा है, तो चौथा पूछा जा रहा है, तो इसका E4 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे। बाकी आप लोग क्वेश्चन को भी पढ़ते जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन जो है दूर होते जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 20 में देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, VBI क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रख लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन जो है घुमा के पूछते हैं। यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रॉ के अंतिम सेल में जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप MS एक्सेल में है, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ देख लेंगे रॉ के अंतिम सेल में रॉ और कॉलम अलग होता है। तो ये आपको ध्यान में रखेंगे कि रॉ के अंतिम सेल में मतलब रॉ जो होता है इस तरह से होता है, ठीक है, हॉरिजेंटल होता है, ठीक है, मतलब ये इस तरह से होता है। और कॉलम जो होता है ये ऊपर से नीचे जो होता है ये कॉलम होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और रॉ के सबसे लास्ट में जाना है तो उसके लिए यहाँ पे देख लेंगे सबसे पहला ऑप्शन है अल्ट राइट एरो है, कंट्रोल लेफ्ट एरो है और कंट्रोल राइट एरो है, कंट्रोल टॉप एरो है। तो सेल के मतलब रॉ के सबसे लास्ट में जाने के लिए हम कंट्रोल राइट एरो दबाते हैं, ठीक है। और कंट्रोल राइट से सबसे अंतिम में जाते हैं और कंट्रोल लेफ़्ट से जो है सबसे मतलब पहले में आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अंतिम में जाने के लिए कंट्रोल राइट एरो करते हैं और शुरुआत में आने के लिए हम कंट्रोल लेफ़्ट दबाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। राइट एरो और लेफ़्ट एरो होता है, टॉप एरो होता है और बॉटम एरो होता है, 4 प्रकार के एरो होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे लास्ट में जाने के लिए हम
कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाते हैं और शुरुआत में आने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो दबाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए 21 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल के दो सेलों के एक सेल में मिलाने के परिचालन को क्या कहते हैं। तो दो सेल को एक में मिला देंगे तो उसके लिए हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं, ठीक है। राइट आंसर जो है इसका बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 22 में आपको जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की प्रत्येक वर्कशीट में पंक्तियों, रॉ और कॉलम के ग्रिड लाइन होता है। इस ग्रिड के प्रत्येक एक्सेसिबल एलिमेंट को क्या कहते हैं। तो उसे हम सेल कहते हैं। रॉ और कॉलम मिला करके एक सेल बनता है और वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे डिग्री जो होता है इसको हम ग्रिड लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। MS एक्सेल में देखेंगे इस तरह से जो होता है इसे हम ग्रिड लाइन भी बोलते हैं। और ये मतलब जो बॉक्स है ये आयताकार के, तो रॉ और कॉलम मिला करके ये सेल बनता है, ठीक है। इसे हम सेल के नाम से भी जानते हैं। बाकी यहाँ पे वर्कशीट रहता तो वर्कशीट भी आंसर में सही होता, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड लाइन की बात हो रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद 23 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2010 में कौन से टैब द्वारा चार्ट इंसर्ट कराया जाता है। तो वो चार्ट जो होता है वो इंसर्ट मेन्यू में होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 24 में आपको जानकारी देना है कि स्प्रेडशीट के किसी सेल के लेवल दक्षिण पूर्व है और ये बोल्ड फॉर्मेट में है। निम्नलिखित में से मैंने किस कमांड के द्वारा बोल्ड फॉर्मेट को हटाकर सामान्य मोड में किया जाएगा, अर्थात इसे अनबोल्ड किया जाएगा। यहाँ देख क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन इसको कितना घुमा के क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो सीधा समझिए कि बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी दबाते हैं और उसे हटाने के लिए फिर से कंट्रोल बी करेंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। और MS एक्सेल में देखेंगे कंट्रोल प्लस 2 यानी कंट्रोल प्लस 2 दबाएंगे तो बोल्ड होगा, ठीक है। और कंट्रोल प्लस 3 दबाएंगे तो इटैलिक होगा। कंट्रोल प्लस 4 दबाएंगे तो अंडरलाइन होगा। कंट्रोल प्लस F5 से स्ट्राइक थ्रू होता है। तो ये 4 बातों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए 25 में आपको जानकारी देना है कि एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए भी डैश का उपयोग करके हैंगिंग को दृश्यमान बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए MS एक्सेल में मतलब स्क्रॉल करते हैं तो सबसे पहला जो होता है आप A1 जो सेल है A1 उसे आप चाहते दृश्यमान रखना, तो उसके लिए हम फ्रीज पेन करते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद जो भी स्क्रॉल करेगा तो टॉप में जो भी है वो आपको हाइड नहीं होगा, उसके लिए हम फ्रीज पेन करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 26 में आपको जानकारी देना है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फार्मूला का परिणाम क्या होगा। यहाँ देखिए एवरेज से जो है हर एक साल क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। दे देगा यहाँ पे एवरेज में 10, 40 और 50। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे यहाँ पे समझ लेंगे। यहाँ पे देख लेंगे 50, 40 और 10 हो गया, 100 हो गया। और कितना संख्या है तो 1, 2, 3 है। तो यहाँ पे ऐसा कोई संख्या ढूंढिए जो मतलब 100 में 3 से भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या होंगे। तो 33 में पॉइंट में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या है 10, 40 और 50 है, तो टोटल 3 संख्या है और इसे जोड़ने पे 100 होता है। तो 100 में हमें 3 से भाग देना है। तो इसका जो यहाँ पे आंसर आ जाएंगे 33.33 आ जाएंगे। राइट आंसर इसका ए हो जाएंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पे समझ सकते हैं 5, 5 और यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 संख्या है तो इसका टोटल से हो जाए 10, 15, 5, 20 हो गया। अब 20 में हम 3 से भाग देंगे तो जो उसका शेषफल आएंगे वही उसका आंसर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम एक और संख्या बढ़ा देते हैं 4, तो यहाँ पे 10, 15, 20 और 24 हो गया। तो उसके बाद कितना संख्या हो गया 1, 2, 3, 4, यानी हमको 24 में 4 से भागा देना है। तो इसका राइट आंसर जो है 6 हो जाएंगे, 6 6 के 24, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है। एवरेज में जितना संख्या रहेगा उसको सबसे पहले देखना है, उसके बाद सबको जोड़ लेंगे, उसके बाद जितना संख्या होगा उतना से भाग दे देंगे। एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। उसके बाद 27 में आपको जानकारी देना है कि आप निम्नलिखित को दबाकर एक्सेल में पूरी रॉ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल में रॉ को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस दबाते हैं और कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस दबाते हैं, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस दबाएंगे तो पूरा वर्कशीट जो है सेलेक्ट हो जाएगा। ये तीनों बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद 28 में आपको जानकारी देना है कि निम्न में से एब्सोल्यूट सेल एड्रेस क्या होगा। तो यहाँ देखिए ये फिक्स सेल एड्रेस है। इसका राइट आंसर जो यहाँ देख लेंगे C नंबर हो जाएंगे, ठीक है। फिक्स है मतलब एब्सोल्यूट है, ये जो है फिक्स हो गया, ये बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका C नंबर हो जाएंगे। P कॉलम हो जाएंगे, 21 रॉ हो जाएंगे। और इसका पहला जो एब्सोल्यूट है ये फिक्स करने के लिए सबसे पहले हमको लगाना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो फिक्स करेंगे
तो उसके बाद कॉलम के बाद लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब ये जो है फिक्स हो गया, ये बदलने वाला नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, आप लोग देख लेंगे। उसके बाद 29 में आपको जानकारी देना है कि निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का परिणाम क्या होगा। तो काउंट के बारे में आप लोग जानते होंगे, काउंट का काम है वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। काउंट फंक्शन का जो काम होता है वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है, ठीक है। और काउंट ए जो होता है वो नंबर प्लस टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 10 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे, सॉरी कौन सा था, 29 नंबर था। तो यहाँ पे देख लेंगे काउंट फंक्शन का जो काम है वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है। इसमें देख लेंगे नंबर जो है 1 2 3 4, मतलब 1 से लेकर 4 तक इसमें नंबर है। बाकी ए है तो ये टेक्स्ट को गिनती नहीं करता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ देखिए इसमें टोटल 4 है। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 30 में आपको जानकारी देंगे यहाँ पे निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ फिर से देखिए एवरेज का क्वेश्चन आ गया है, 10 20 और 40 है। और उसके बाद यहाँ देखिए 1 2 3 4 है, तो 10 चौको 40। राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें टोटल संख्या 4 है और इसको जोड़ने पर हमको कितना हो रहा है 10 20 20 और है 40 हो गया। और टोटल संख्या 4 है, 0 है उसको भले ही 8 नहीं किया हुआ, लेकिन जितना भी संख्या उस सबको देखना पड़ता है टोटल कितना है, ठीक है। तो ये आपको कन्फ्यूजन दूर कर लेना है। इसमें टोटल 4 संख्या है और सभी को जोड़ने पे हमको 40 होता है, तो 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो पूरा पूरी कट गया, ठीक है, तो 40 हो गया, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। चलिए 31 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में केवल वर्तमान तिथि, तो तिथि के लिए हम टू डे लगाते हैं, ठीक है। जो डेट है वो इंसर्ट करेंगे, टू डे करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 32 में आपको यहाँ पे जानकारी देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही प्रश्न जो है रिपीट किए गए हैं अभी तक में। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग अटैम्प्ट जरूर कर लेंगे। 150 क्वेश्चन है, पेशेंस बना के रखिए। आप लोग के पास समय नहीं है तो वीडियो को सेव कर लें और बाद में आप लोग टाइम निकाल कर ज़रूर देख लेंगे ये 150 प्रश्न को, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। 32 में जानकारी देना है यहाँ पे कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फार्मूला का परिणाम क्या होगा। यहाँ पे ये मैक्स है, मैक्स और मीन के बारे में जानते होंगे। मैक्स जो है वो सबसे बड़े संख्या को निकाल कर देता है और मीन जो है वो सबसे छोटी संख्या को निकाल कर देता है। तो मैक्स जो होगा यहाँ पे देख लेंगे, सबसे बड़ा संख्या इसमें 50 है, ठीक है। उसके बाद 33 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितना सीट होता है। तो यहाँ देखिए 2010 की बात हो रहा है, तो 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट 1 सीट होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे। बाकी 2007 से पहले जितना भी वर्जन है वो सभी में 3 सीट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद 34 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल सेल में लिखे गए डाटा को राइट साइड, तो राइट साइड करने के लिए हम कंट्रोल R दबाते हैं, ठीक है, काफ़ी आसान है। 35 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट पेज कलर और फॉन्ट कलर होता है। तो देखेंगे MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट सीट जो होता है वाइट कलर होता है और फॉन्ट जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 36 में आपको जानकारी देना है MS एक्सेल में ऑटो सम लेने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो अल्ट प्लस बराबर होता है ऑटो सम के लिए, ठीक है। 37 में जानकारी देना है कि MS एक्सेल में रॉ को हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि MS एक्सेल में रॉ को जो हाइड करते हैं उसके लिए कंट्रोल 9 दबाते हैं, ठीक है। चलिए 38 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा की को प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट विधि होगा, F11 से भी आप कर सकते हैं और अल्ट F1 दबाएंगे तो वो आपका चार्ट जो है इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे। 39 में आपको जानकारी दें MS एक्सेल में अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो वो इंसर्ट सीट के लिए, ठीक है। सीट इंसर्ट के लिए हम शॉर्टकट कुंजी जो दबाते हैं अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 दबाते हैं और एक शॉर्टकट कुंजी होता है शिफ्ट के साथ F11 दबाएंगे तो मतलब वर्कशीट जो है इंसर्ट कर सकते हैं। इसका 2 शॉर्टकट कुंजी हो गया, एक शिफ्ट प्लस F11 हो गया और एक अल्ट शिफ्ट और F1। ये दोनों शॉर्टकट के माध्यम से आप नया जो है सीट इंसर्ट कर सकते हैं। 40 में आपको जानकारी दें कि MS एक्सेल में फंक्शन के लिए फंक्शन इंसर्ट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे शिफ्ट प्लस F3 करेंगे तो फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे
सम फंक्शन लगाना चाहते हैं या अदर जो भी फंक्शन लगाना चाहते हैं तो वहाँ से चेंज करके लगा सकते हैं। बाकी इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट कुंजी होता है शिफ्ट F3 होता है और MS वर्ड में शिफ्ट F3 से चेंज केस होता है, ठीक है। तो ये दोनों बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद 41 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में सिलेक्ट किए गए सेल रेंज को एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो अभी जस्ट इस पर हम रिपीट किया, F11 से आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 42 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है। तो डिफ़ॉल्ट व्यू जो होता है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। 43 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में कोलैप्स फार्मूला बार के लिए कौन सा की दबाते हैं। तो यहाँ देखिए फार्मूला बार है तो कंट्रोल शिफ्ट और यू से कोलैप्स फार्मूला बार होता है, उसे आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे। 44 में आपको जानकारी देना है MS एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कितना रॉ होता है। तो 10,48,576 होता है। काफ़ी आसान प्रश्न है। 45 में जानकारी देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि MS एक्सेल 2007 में बाय डिफ़ॉल्ट कलर सीम्स होता है। तो कलर सीम्स देखे होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो वो सेलेक्ट रहता है वो ब्लू कलर होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे। 46 में जानकारी देना है कि MS एक्सेल में पंक्ति की शुरुआत किससे होता है। पंक्ति का मतलब हो गया रॉ हो गया, और रॉ जो मतलब इसका लेवल जो होता है 1 2 3 4 ऐसे होता है, और कॉलम जो होता है उसका लेवल ABCD ऐसे होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 47 में जानकारी देना है कि MS एक्सेल में सेल के ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो MS एक्सेल में सेल के ग्रुप को हम वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे। 48 में जानकारी देना है कि MS एक्सेल में सीट के ग्रुप को कहा जाता है। तो काफ़ी सारे सीट के ग्रुप को हम वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे। 49 में जानकारी देना है कि सेल में लिखे गए अल्फ़ाबेट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। तो यहाँ देखिए अल्फ़ाबेट मतलब जैसे राम इज गुड बॉय, मतलब टेक्स्ट जो भी लिखते हैं वो लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है, बाकी नंबर जो भी लिखते हैं वो राइट अलाइनमेंट होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 50 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में टेक्स्ट ओरिएंटेशन का निम्न में से प्रकार नहीं है। तो MS एक्सेल में देखेंगे टेक्स्ट ओरिएंटेशन होता है, तो उसमें देख लेंगे कौन सा नहीं होता है। रोटेट टेक्स्ट अप होता है, रोटेट टेक्स्ट डाउन होता है, वर्टिकल टेक्स्ट ये भी होता है, बाकी स्टैकेट ये नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 51 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में टेक्स्ट ओरिएंटेशन का निम्न में से प्रकार नहीं है, ये तो हो गया। 51 में आपको जानकारी निम्न में से कौन सा फॉन्ट साइज MS एक्सेल में वैलिड है। तो यहाँ देखिए MS एक्सेल में जो फॉन्ट साइज होता है बाय डिफ़ॉल्ट 11 सेलेक्ट रहता है, बाकी फॉन्ट जो होता है कैलिबरी बॉडी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जानकारी देना है कि एक वैलिड है, मतलब ये आप उसमें इंटर नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए 10.1 है, 10.4 है, उसके बाद 10.9 है और 10.5 है। तो निम्न में से कौन सा फॉन्ट साइज MS एक्सेल में वैलिड है, इनवैलिड नहीं है, मतलब वैलिड है, उसे आप मतलब टाइप कर सकते हैं। तो 10.1 आप वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मतलब आप उसे दोबारा से कस्टमाइज़ करके वहाँ पे लिखेंगे तो 10.1 नहीं लिखाएगा वहाँ पे, और 10.4 भी लिखेंगे तो वो वहाँ पे टाइप नहीं होगा, 10.9 भी लिखेंगे वो टाइप नहीं होगा, बाकी 10.5 वहाँ पे टाइप करेंगे तो वो आपको ले लेगा, मतलब सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन समझ गए होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है, उसको आप वहाँ पे डबल क्लिक करके 10.5 करते तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी 10.1 4 9 करेंगे ये सब सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मतलब 10.5 जो है फॉन्ट साइज ले सकते हैं, इतना समझ लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे यहाँ पे जानकारी देना है कि MS एक्सेल में टेक्स्ट का बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कितना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ देखिए MS एक्सेल में टेक्स्ट का बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन, तो MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है वो 90 डिग्री होता है। ये आप लोग इसको काट के जो है आप सुधार कर लेंगे। MS एक्सेल में टेक्स्ट का बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। राइट आंसर जो है इसका ए नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 53 में आपको जानकारी MS एक्सेल में पूरी पंक्ति यानी रॉ को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो शिफ्ट स्पेस से जो है पूरा पंक्ति को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। चलिए 54 में आपको जानकारी MS एक्सेल में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन कहाँ से कहाँ तक होता है। तो 90 डिग्री से -90 डिग्री तक जो है मतलब MS एक्सेल में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन होता है, ठीक है।
चलिए उसके बाद 55 में आपको जानकारी दें इनमें से किस ग्रुप के जरिए सीट में साउंड या पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो पिक्चर जो इंसर्ट करेंगे वो इलेक्ट्रेशन मेन्यू से, मतलब इलेक्ट्रेशन ग्रुप मेन्यू हो गया इंसर्ट और ग्रुप इलेक्ट्रेशन, वहाँ से आप पिक्चर जो है इंसर्ट कर सकते हैं। राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। चलिए 56 में आपको जानकारी है कि MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट पेज कोऑर्डिनेशन होता है। तो MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट होता है पोर्ट्रेट होता है, ठीक है, और MS वर्ड में भी पोर्ट्रेट होता है। बाकी चेंज जो होता है वो पावर पॉइंट में चेंज हो जाता है, ठीक है। पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट पेज का जो ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप होता है, और लैंडस्केप का जो साइज़ होता है 16.9 होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि साइज़ से जो है मतलब अभी तक में सब शिफ्ट में जो है एक नंबर को रिपीट किया गया MS वर्ड से। पूछ देगा कि A4 का साइज़ कितना होता है, या लेटर का कितना होता है, या A3 का कितना होता है। तो जो भी साइज़ है उसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 57 में आपको जानकारी MS एक्सेल, यहाँ पे देखिए ये फार्मूला है, इसका आउटपुट क्या होगा, इसे आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो राइट आंसर इसका यहाँ पे 400 हो जाएंगे, ठीक है, ये नंबर हो जाएंगे, इसे आप कैलकुलेशन कर लेंगे MS एक्सेल में। चलिए उसके बाद 58 में आपको जानकारी निम्न में से MS एक्सेल के फंक्शन का सही सिंटैक्स क्या है। तो यहाँ ये फंक्शन है कुछ और उसका सही सिंटैक्स क्या है, तो यहाँ पे काफ़ी आसान है। सम है, उसके बाद सम C1 से लेकर C9, तो बीच में जो है सेमी कॉलम होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे, ये सिंटैक्स सही है, ठीक है। बाकी यहाँ देखिए प्लस है, बीच में सेमी कॉलन है, उसके बाद यहाँ पे सम है, उसके बाद बड़ा इन्वर्टेड कॉमा हो गया। मतलब ये तीनों सिंटैक्स जो है गलत है, इसमें सिर्फ बी नंबर जो है सही है, ठीक है। उसके बाद 59 में आपको जानकारी देने कि MS एक्सेल में किसी वेब फाइल का डाटा को एक्सेस करने के लिए हमें किस टैब को मदद यानी किस मेन्यू से मदद लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। देखेंगे डाटा मेन्यू में जाएंगे तो फ्रॉम एक्सेस होता है, और वहाँ से जो है आप ऑनलाइन जो भी डाटा है उसको आप एक्सेस करके मतलब आप उसे टाइप नहीं करना चाहेंगे, और जो भी मतलब प्रिंटेड आउटपुट है आप वही डाटा को चाहते हैं कि सेम हमको MS एक्सेल में फिट हो जाए, तो उसके लिए फ्रॉम एक्सेस करेंगे और ऑनलाइन के माध्यम से जो है उसके जो भी डाटा है वो वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आप दोबारा से जो टाइप करने से जो समय की बचत ही होगा वो बचत कर सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। बाकी प्रैक्टिकल चाहेंगे तो आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर जो है ये डी नंबर हो जाएंगे। ऐसे भी आप याद रख लेंगे कि ये फ्रॉम एक्सेस जो होता है वो डाटा मेन्यू होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 60 में आपको जानकारी दें कि MS एक्सेल 2003 में कॉलम की विड्थ को कितने कैरेक्टर की जा सकती है। तो सीधा सा यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में कॉलम की जो अधिकतम ऊंचाई होता है वो 255 होता है, और न्यूनतम जो होता है 0 होता है। और MS एक्सेल में रॉ की जो अधिकतम ऊंचाई होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि MS एक्सेल में कॉलम का चौड़ाई होता है और रॉ की जो होता है वो ऊंचाई होता है, ठीक है। और रॉ की जो ऊंचाई अधिकतम 409 होता है, ठीक है, और न्यूनतम 0 होता है। ये दोनों बात को ध्यान में रखना होगा। 61 में जानकारी देंगे निम्न में से क्या प्रीफाइंड फार्मूला होते हैं जो स्वतः गणना करता है। तो पहले से जो होता है वो जैसे सम लिखते हैं तो ये सब MS एक्सेल में पहले से फिट होता है, ठीक है, इसको हम फंक्शन के नाम से जानते हैं। उसके बाद 62 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में फार्मूला में शुरू से अंत तक की रेंज सिलेक्ट होती है, इसमें निम्न में से किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे डी नंबर हो जाएंगे। मतलब जो फार्मूला है और जैसे A1 A2 A3 इसके बीच में जो रेंज होता है वो सेमी कॉलन इस तरह से होता है, ठीक है, कॉलन होता है, सेमी कॉलन नहीं होता है, कॉलन होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 63 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2010 में फॉर्मेट पेंटर बटन किस टैब में होता है। तो टैब पूछा जा रहा है तो ये होम मेन्यू हो जाएंगे। अगर ग्रुप पूछता तो क्लिपबोर्ड होता है, ठीक है। तो ग्रुप और मेन्यू ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद 64 में आपको जानकारी देना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अभिव्यक्ति वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब आप लोग जानते होंगे ये गुना करने के लिए होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर देख लेंगे 3 गुना 2 करेंगे 6 होगा, और 6 गुना 1 करेंगे तो ये 6 ही रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए 65 में आपको जानकारी देना कि MS Excel 2019 में बाय डिफ़ॉल्ट रॉ की हाइट कितना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पूछ रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है 15 होता है, ठीक है। और कहीं कहीं पे 14.5 भी रहता है। तो अगर ऑप्शन में नहीं रहता है तो 14.75 नहीं लगाना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ऑप्शन में 14.5 और 15 रहता है तो ये लगा सकते हैं, लेकिन 14.75 ये नहीं दे सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पे 15 नहीं है, तो यहाँ पे 14.5 आपको लगाना होगा, ठीक है। राइट आंसर इसका C नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद बाकी कॉलम का जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 8.43 होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। डिफ़ॉल्ट की बात हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 66 में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ देखिए MS Excel 2003 सबसे पहला है, उसके बाद MS Excel 2007 है, उसके बाद MS Excel 2010 है। तो यहाँ देखिए MS Excel 2003 का जो एक्सटेंशन होता है .XLS होता है, बाकी 2007 और 10 जो भी है लेटेस्ट वर्जन इनमें X लग जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर इसका C नंबर हो जाएंगे। 67 में आपको जानकारी देना है किसी एक्सेल सीट पर एक्टिव सेल किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो मतलब जो एक्टिव सेल पे है, जो उस पर आप माउस क्लिक करते हैं तो वो मतलब जो एक्टिव सेल रहता है वो मतलब चारों साइड से देखेंगे उसके बॉर्डर जो है मतलब ये जो है डार्क कलर के जो इस तरह से जो एक्टिव सेल होता है वो डार्क कलर मतलब डार्क कलर से जो है वो उसमें बॉर्डर लग जाता है, ठीक है। एक डार्क कलर का जो है बॉर्डर लग जाता है, ये आप MS Excel में देखे होंगे। जो एक्टिव सेल होता है वो उसका जो बॉर्डर होता है वो काफ़ी गाढ़ा रहता है, ठीक है। राइट आंसर इसका B नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 68 में आपको जानकारी देना है कि एक्सेल में एक से अधिक कॉलम को एक कॉलम में बदलने के लिए उपयोग करते हैं, उसके लिए एक्रॉस सेल करते हैं, ठीक है। देखेंगे जैसे मर्ज एम सेंटर पे जाती है तो मर्ज एम सेंटर होता है, मर्ज एक्रॉस एक होता है, ठीक है। तो मर्ज एक्रॉस से होता है क्या है कि आप जो भी लाइन में है वो सिर्फ उस लाइन को जो है मर्ज एक्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें पूरा जो है टेक्स्ट है वो टाइप कर सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका B नंबर हो जाएंगे, एक्रॉस सेल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 69 में आपको जानकारी देना है कि एक्सेल में कौन सा सेल एड्रेस मान नहीं है। तो यहाँ देखिए सेल एड्रेस जो होता है A1 A2 A3 ऐसे होता है, ठीक है। और बीच में सेमी कॉलम भी होता है, लेकिन वो दोबारा से जो है वो सेल एड्रेस उसी में मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे A2 है, A10 है, A11 है, A19 है, तो ये सही सेल एड्रेस है। उसके बाद A1 है, A09 है, A19 है, तो ये सब सही सेल एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पे A1 है, उसके बाद A10 है, उसके बाद फिर से जो है ये रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। तो कोई मतलब फार्मूला फंक्शन लगाती है तो सेम मतलब जो कॉलम रेंज होता है सेम सेल एड्रेस होता है वो मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, उसमें गाना नहीं होता है, ठीक है। तो C नंबर जो है ये गलत है, बाकी ये तीनों सेंटेक्स जो है ये सही है। जैसे A1 से कॉलम A15 है तो ये सब सही है, बाकी ये C नंबर ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए उसके बाद 70 में आपको जानकारी दें कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन एक्सेल में नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में दर्शाता है। तो नेगेटिव जैसे मान लीजिए -40 है तो ये इसको आप ABS फंक्शन लगेंगे तो ये जो है पॉजिटिव में इसको बदल देगा, ठीक है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में जो बदलते हैं वो ABS फंक्शन होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका B नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 71 में आपको जानकारी देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेन फंक्शन का काम क्या है। तो लेन का जो है वो गिनती करता है। जैसे यहाँ पे राम है तो राम में टोटल A है, उसके बाद R है, उसके बाद M है, तो 3 लेटर है, ये गिनती करके बता देगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लास्ट मेन है तो इसमें टोटल यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 लेटर है, तो ये आउटपुट जो है इसका 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो लेन का काम है वो सिर्फ गिनती करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 72 में आपको जानकारी देना है फंक्शन 4 है और उसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ देखिए ये मतलब काफ़ी सारे ऐसे वर्ड होता है, उसका जो है एक अलग सेंटेंस होता है। जैसे FTP का पोर्ट संख्या जो होता है 21 होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो 50 का आउटपुट क्या होगा। तो राइट आंसर इसका 2 नंबर यहाँ पे 2 हो जाएंगे, ठीक है। हर एक मतलब ये जो एक कोड होता है, यूनिक कोड होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है B नंबर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से काफ़ी सारे वर्ड है वो सबका यूनिक कोड होता है, ठीक है। तो ये 4 फंक्शन है वो यूनिक जो भी कोड होगा वो मतलब उसका आउटपुट निकाल के दे देगा। जैसे यहाँ पे 4 लगाएंगे और जो भी 50 है 100 है 500 है जिसका भी यूनिक कोड आप जानना चाहेंगे तो वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। 4 फंक्शन का यही काम है। उसके बाद 73 में आपको जानकारी देना है कि फंक्शन अपर
लेटेक्स का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ देखिए फंक्शन आप में अपर एक सेंटेंस होता है, मतलब चेंज केस होता है, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो उसके बाद टोंगल केस। तो यहाँ पे अपर है, तो अपर का मतलब हो गया कि सभी मतलब अक्षर को कैपिटल में जो है टाइप कर देगा, ठीक है। तो अपर है, उसके बाद नेक्स्ट मैन है, इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अपर है, यहीं पर अगर लोअर रहता तो राइट आंसर सी हो जाते, ठीक है। तो अपर मतलब हो गया सभी अक्षर को जो मतलब कैपिटल में ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद 74 में आपको जानकारी देना है फंक्शन, उसके बाद राइट और लेफ्ट फंक्शन होता है। तो यहाँ देखिए लेटेक्स मैन है, उसके बाद 3 है, तो राइट साइड से गिनती करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे एम हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ड मतलब गिनने के लिए बोला जा रहा है राइट साइड से। और यहीं पे अगर 3 के बदला 5 रहता तो यहाँ पे एम, ए, एक्स, ई और टी हो जाता, ठीक है। और यही अगर लेफ्ट साइड से गिनती के लिए रहता तो इस साइड से गिनती करता है। तो लेफ्ट और राइट दोनों को देखना है, और बाकी कितने वर्ड को बोल रहा है गिनती करने के लिए ये देखना है, उसके बाद आंसर कर देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद 75 में जानकारी देना है कि फंक्शन मीन, तो मीन मतलब छोटा, सबसे छोटा इसमें देख लेंगे 83, 91, 69 में सबसे छोटा 69 है, ठीक है। तो इसका आउटपुट जो है 69 हो जाएंगे। 77 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2019 में बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट की संख्या कितना होता है। तो 2019 और 16 में बाय डिफ़ॉल्ट सीट जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 78 में जानकारी देना है, इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, बाकी जो 50 क्वेश्चन बाकी रह जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 78 में यहाँ पे जानकारी देना है MS एक्सेल में फॉन्ट साइज मिनिमम और मैक्सिमम जो होता है 0 और 409 होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 79 में जानकारी देना है कि MS एक्सेल में यहाँ पे एक सेल में अधिकतम कितना अक्षर टाइप कर सकते हैं। तो एक सेल में जो आप वर्ड टाइप करेंगे 32,767 हो जाएंगे, ठीक है। 80 में आपको जानकारी दें किसी रॉ की ऊंचाई अधिकतम होता है, तो वो 4 से 9 होता है, ठीक है। 81 में जानकारी देना है कि शॉर्ट कमांड में 2 प्रकार के कौन से ऑडियंसन दिए जाती है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, उसके बाद शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ देखिए MS एक्सेल में एडिटिंग मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ पे शॉर्ट होता है, ए से लेकर जैट होता है, उसके बाद जैट से लेकर ए होता है। तो मतलब शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉल मीन्स छोटा, जैसे मान के चलिए ए से मतलब ए से लेकर जैट होता है, ठीक है। ये तो मतलब बड़ा क्रम में हो गया। उसके बाद ए से जैट हो गया, उसके बाद जैट से ए होता है, ठीक है। ये दोनों विकल्प उसमें होता है, ठीक है, जिसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 82 में आपको जानकारी देना है कि वर्कशीट पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को कहते हैं। तो यहाँ देखिए हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो लाइन होता है उसे हम ग्रिड लाइन बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पे सीट और सेल वर्कबुक भी है, तो काफ़ी सारे छात्रों का कहना होगा कि सीट भी हो सकता है या सेल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाए वर्कशीट, यहाँ पे पूछा जाए वर्कशीट पहले ही इसमें चर्चा हो गया वर्कशीट का। तो वर्कशीट पे जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन होता है उसे हम ग्रिड लाइन के नाम से जानते हैं। और ग्रिड लाइन जो होता है MS एक्सेल में उसे आप व्यू मेन्यू में जाएंगे और वहाँ से अनटिक कर देंगे, तो वहाँ पे ये ग्रिड लाइन जो हट जाएगा, ठीक है। ये ग्रिड लाइन देखने में जो लग रहा है MS एक्सेल को जब ओपन करते हैं तो ये जो भी मतलब डिग्री है इसे हम ग्रिड लाइन के नाम से जानते हैं। इसको आप हटा भी सकते हैं वो व्यू मेन्यू में जा कर के, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे। इसी तरह से कन्फ्यूजन होता है क्वेश्चन में, काफ़ी सारे छात्र तो यहाँ पे आंसर कर देते हैं सीट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सीट में ही पूछा जा रहा है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, तो ग्रिड लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको कन्फ्यूजन दूर कर लेना है। 83 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2010 में नंबर का बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है। तो जैसे MS एक्सेल में जो टाइप करते 1 2 3 4 5, तो नंबर में जाएंगे, नंबर समूह में वह बाय डिफ़ॉल्ट जब वो जनरल सेलेक्ट रहता है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे आपको जानकारी देना है 84 में कि अगर हमें फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलना है MS एक्सेल में तो उसके लिए Ctrl+1 दबाते हैं, ठीक है। चलिए 85 में जानकारी देना है कि MS एक्सेल वर्कशीट की एक्टिव सेल का एड्रेस कहाँ पे दिखाई देता है। तो मतलब एक्टिव सेल एड्रेस जो होता है वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे। अगर यहीं पर रहता है कि एक्टिव सेल के कंटेंट कहाँ पे दिखाई देता है तो तब फार्मूला बार हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे आपको जानकारी दें निम्न में से कौन सा रिलेटिव सेल एड्रेस होता है। तो रिलेटिव का मतलब हो गया कि मतलब फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये उसके बाद सबसे पहला है
पी कॉलम है, 21 रो है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद पी यहाँ पे सबसे पहला है, उसके फिक्स किया गया, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मतलब निम्न में से कौन सा रिलेटिव सेल एड्रेस है। तो राइट आंसर यहाँ पे देख लेंगे इसका सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ये पूर्ण मतलब अब स्लिट है, मतलब ये फिक्स है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे। चलिए 87 में जानकारी दें कि एमएस एक्सेल में कॉलम को हाइड करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो आगे ही आपको जानकारी दिए होंगे कि कंट्रोल 9 से जो है आप रॉ को हाइड कर सकते हैं और कंट्रोल 0 से जो है कॉलम को हाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 88 में आपको जानकारी देना है कि एमएस एक्सेल में किस ऑप्शन की सहायता से हम चार्ट बना सकते हैं। तो चार्ट विजार्ड से आप बना सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे जानकारी देना है कि एक्सेल में डाटाबेस के रिकॉर्ड को किसी कंडीशन के आधार पर सर्च करते हैं। तो फिल्टर मतलब डाटा बेस जो होता है किसी रिकॉर्ड को कंडीशन के आधार पर सर्च करते हैं, मतलब उसे शॉर्ट करके जो आप जो स्पेसिफिक है उसे देख सकते हैं, उसके लिए हम फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 90 में आपको जानकारी देना है कि एमएस एक्सेल 2010 में किसी भी 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालते हैं, उसके लिए हम औसत फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएंगे। 91 में जानकारी देना है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मान्य फंक्शन नहीं है। तो देखेंगे सम होता है, SQRT ये भी होता है, ABS ये भी होता है, बाकी सब एक्सट्रैक्ट ये नहीं होता है, ठीक है। चलिए 92 में जानकारी देना है कि आपकी निम्नलिखित दबाकर एक्सेल में पूरी रॉ को सिलेक्ट कर दें। कंट्रोल स्पेस से तो आप मतलब कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और रॉ की जब बात होगा तो शिफ्ट स्पेस हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। उसके बाद 94 में आपको जानकारी देना है कि किसी वर्कशीट के सेल में वर्तमान तिथि और समय दिखाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो जब डेट एवं टाइम की बात होगा तो वो 9 फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को हम यहीं से समाप्त करते हैं। टोटल 95 यहाँ पे देख ली है क्वेश्चन। आगे जो होगा क्लास उसमें हम इसे पूरा कर लेंगे, क्योंकि इसमें टोटल यहाँ पे देख लेंगे 130 क्वेश्चन का कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बने रहेंगे, बहुत जल्द जो है नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो ये सभी क्वेश्चन को हम रिपीट करवा देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी छात्र एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। बाकी जो भी छात्र के पास अभी 15 या 20 दिन का समय है तो आपको हम ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे। बाकी जो भी छात्र को सपना है बेल्ट्रॉन में जॉब लेने का, मतलब आप CBT क्रैश करना चाहते हैं तो आप कोर्स लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन लेना चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिलेंगे, आप हमें व्हाट्सअप कर लेंगे। अगर आपका टाइपिंग अच्छा है तो आप मतलब CBT का चिंता हो रहा है तो आप हमसे व्हाट्सअप पे जुड़ के जो CBT है वो ले सकते हैं। क्वेश्चन टोटल 10,000 मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसे आप अच्छा से पढ़ कर जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी काफ़ी कम समय में हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम समय है और कम समय में ही हम ज़्यादा क्वेश्चन को रिपीट करवाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।